हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आपको दुनिया की सियासत के बारे में तो अक्सर ख़बरें देते हैं, लेकिन आज ज़रा प्रोग्राम मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जिस सिलसिले में मैं बात करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी आपने उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा, इस्तेफ़ादा ज़रूर किया होगा। जर्नलिज्म की बहुत सी शक्लें हैं और एक ज़माना था जब बचावत बोर्ड आया तो उसमें बहुत से डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को जर्नलिस्ट के तौर पर डिफाइन किया गया था, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जर्नलिस्ट से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और वो हैं शफीकुल हसन साहब। मेरे साथ हैं, आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और ओकेज़न ये है कि आपने जून 2017 में अखबारों की कुछ न्यूज़ क्लिप्स लोगों को पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था। इरादा ये था कि फेक न्यूज़ जो होती है, जिसका नुकसान मुल्क में बढ़ती हुई नफरत की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है, उस नुकसान से मुल्क को, समाज को बचाया जा सके। आज इनको अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल पर ब्रेक लिया है और आपका कहना है कि मेरी अपनी सेहत, मेरा कारोबार और ज़ाती ज़िंदगी उससे बहुत मुतासिर हो रही है और ये वाकई बहुत ही अहम और चैलेंजिंग काम आपने किया है, बग़ैर किसी पैसे के लालच के। कोई तनख्वाह कहीं से नहीं, कोई फंडिंग कहीं से नहीं, कोई किसी भी किस्म का कोई जिसे पैट्रनेज आमतौर पे कहा जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक मिसाल है, पुख्ता इरादे के सामने कोई भी चीज़ छोटी हो जाती है। पुख्ता इरादा अगर हो तो आप जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मिसाल शफीकुल हसन साहब ने पेश की है। शफीकुल हसन साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये 5 साल का सफ़र जो आपने किया, मुख्तलिफ ज़बानों के अखबारों की क्लिपिंग्स आपने लोगों तक पहुंचाई और मैं देख रहा हूं जो आपको जो लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कुछ लोग आपको फिर से शुरू करने के लिए उकसा भी रहे हैं। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसमें मैं ये समझना चाहता हूं और मैं समझता हूं दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आपने क्यों शुरू किया, इसके नतायज की शक्ल में आपने क्या चीज़ देखी। होता है ना कि मसलन मैं कोई चीज़ लिखता हूं तो उस पर समाज पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। वो क्या कुछ हुआ, कैसे आपने शुरू किया और इसके काम के नतीजे के तौर पर आपने क्या चीज़ें देखी, ये बताइए। काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अखबारात पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा। सन 86 में दिल्ली आके मैंने अपने कैरियर की शुरुआत अखबार से की, 1 साल सहाफ़त की। उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के शोबे में आ गया। 30 साल ऐसे। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपका एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्काई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड पब्लिशिंग का काम है। बहुत अच्छी, अहम, बड़ी टॉपिक्स की किताबें आप छापते हैं, मुख्तलिफ अच्छे बड़े राइटर्स की, और एडवर्टाइजिंग का भी काम है आपका, अखबारात में एडवर्टाइजमेंट और मुख्तलिफ किस्म के। उस सिलसिले में आप खुद बताएंगे। जी, आप अपनी बात आगे। जी, तो 30 साल ऐसे ही निकल गए कारोबार में, बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के शोबे में। 2016 में एक ऐसा वाक़या हुआ फैमिली में कि मेरी वाइफ को थायराइड कैंसर डिटेक्ट हुआ। लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है और ज़िंदगी मानो बिखरने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, दो बार 15 दिन के अंदर ऑपरेशन हुआ अपोलो में और 1 साल तक जद्दोजहद करते रहे। ज़िंदगी और मौत के बीच हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। बराखिर अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, एक मोहलत दी और जैसे नई ज़िंदगी दी हो। उसके बाद मुझे ख्याल आया, बहुत सोचता था कि अगर कुछ हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं था। अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने अगर मोहलत दी है तो क्यों ना समाज के लिए कुछ काम किया जाए। ये जज्बा मजबूत होता रहा। अखबारात तो मैं पढ़ता ही था सुबह के,
एक दिन 24 जून 2017 की बात है, सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक खबर थी हाफिज जुनैद की लिंचिंग की। उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। ऐसा नहीं है कि लिंचिंग पहले भी नहीं हुई, अखलाक की लिंचिंग हुई थी, दादरी वाले अखलाक की, उसके बाद पहलू खान की लिंचिंग हुई, लेकिन ये जो बच्चा 15-16 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उसकी लिंचिंग हो जाए तो ये बहुत तकलीफ दे होती है ऐसी खबरें। अब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि इस नतीजे पे पहुंचा कि ये लिंचिंग है, इसकी वजह सिर्फ एक है कि समाज में नफरत फैल रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए नफरत को बढ़ाया जा रहा है। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये काम, चूँकि मेरा शौक़ है, मेरा बैकग्राउंड मीडिया का है, क्यों ना इस काम को किया जाए, मैं ये काम कर सकता हूँ। पहला ख्याल ये आया। दूसरा ख्याल, डिस्करेजिंग ख्याल ये आया कि अगर तुम अकेले हो, तुम्हारे पास क्या वसाइल हैं, व्हाट्सएप की दुनिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया की दुनिया, फेक न्यूज़ की दुनिया, अल्टरनेटिव न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पेरोल पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों जो वॉलंटियर्स हैं। तुम इतने लाखों लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हो? लेकिन साथ ही कुछ पल के बाद एक पॉजिटिव ख्याल आया कि भले ही फेक न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी हो, इसमें लाखों लोग हों, लेकिन मेरी भी एक दुनिया है, वो जो मेरे दोस्तों की दुनिया है। वहाँ से कम मैं इस काम की शुरुआत कर सकता हूँ। और इस काम के लिए ना मुझे पैसा चाहिए, ना फंडिंग चाहिए, ना कोई बड़ा ऑफिस चाहिए, ना कोई टीम चाहिए। मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी। मेरा डिटर्मिनेशन, मेरे अखबारात और मेरा मोबाइल। ये तीनों चीज़ें मेरे पास थी उस दिन, और मैंने बहुत जल्दी तय कर लिया ये काम मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। मैंने वो खबर को कई दोस्तों के साथ शेयर किया, दोस्तों का रिस्पॉन्स आया और मेरे दोस्तों का दायरा बढ़ता चला गया। ये शौक़, ये जज्बा कब जुनून में तब्दील हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। और 24 जून 17 से लेकर 20 मार्च 2020 तक, जब कोरोना का टाइम था, तब मैंने पूरे 1000 दिन पूरे किए इस काम के। इसमें मैंने कभी छुट्टी नहीं की। मेरे लिए संडे, मंडे, ईद, होली, दिवाली सारे दिन एक जैसे थे। रोज़ाना मुझे सुबह 5 बजे उठना और 20-25 अखबारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अखबार होते हैं उनको स्कैन करना, 40-50 स्टोरीज़ को सेलेक्ट करना सैकड़ों स्टोरीज़ में से, और अपने दोस्तों को, अपने जो नेटवर्क है उसके साथ शेयर करना। ये मेरा रोज़ का मामूल, और वो भी सुबह ठीक 8 बजे। पहला ब्रॉडकास्ट मेरा सुबह ठीक 8 बजे होता था, उसमें 1 सेकंड भी लेट मुझे गवारा नहीं था। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ या इंडिया से बाहर हूँ। 2018 में मैं यूरोप भी गया, हमारी एनिवर्सरी थी, वहाँ पे 16 दिन 10 कंट्रीज़, वहाँ से मैंने किया, गैप नहीं किया। कई दोस्तों ने कहा कि आप छुट्टी कर लो, थक गए होगे, एनिवर्सरी के लिए जा रहे हो 2 हफ्ते के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ब्रेक ले लूँगा तो वापस आके, यूरोप से वापस आके मैं इसको रिवाइव करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैंने काम किया, लंदन से लेके पेरिस तक, स्विट्ज़रलैंड से लेके रोम तक, हर कंट्री से इंडिया टाइम के हिसाब से ठीक 8 बजे मैंने ये काम किया। उसके बाद 2019 में मिडल ईस्ट, दुबई का मेरा दौरा था, वहाँ मेरा फेलिसिटेशन था। वहाँ 10 दिन का ट्रिप था, फैमिली भी साथ थी, लेकिन वहाँ से मैंने पूरे 10 दिन इंडिया टाइम के हिसाब से ठीक 8 बजे ये काम किया। इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस थे, हेल्थ इश्यूज थे। 3 मरतबा मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, इमरजेंसी में मैं दाखिल हुआ। एक मरतबा मुझे अपोलो में एडमिट होना पड़ा रात के 12 बजे, और हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने मेरी वाइफ को कहा कि आप इनको जिस कंडीशन में लेके आए हैं उनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ब्रेन हेमरेज होता है या हार्ट अटैक होता है। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पाई इस काम को। ये एक्सट्रीम पैशन था
मुझे भी नहीं पता कौन सी ताकत मुझसे ये काम करा रही थी। देखिए, आपने बहुत ही लगन से, पैशन से काम किया। मैं जो समझना चाह रहा था वो ये कि इम्पैक्ट आपने कुछ महसूस किया समाज पर, दूसरे लोगों पर, लोगों की आप ज़रूरत बन गए। किस तरह से आपने उसका फीडबैक, उसके फ़ायदे क्या क्या हुए, वो कुछ कभी असेस करने का मौका मिला या कुछ लोगों ने आपके साथ शेयर किया हो? मुझे जिस तरह का फीडबैक मिलता है उससे ये बात सामने आती है, और लोग भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि अब वो सोशल मीडिया ने इस दौर में, ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज़ कभी थी नहीं, सिर्फ अभी की देन है, ये सोशल मीडिया की देन है। हमेशा 20-30 साल पहले, 40 साल पहले से हम सुनते आए हैं कि ये फला अखबार में, किसी भी नेशनल डेली में ये खबर प्लांटेड है। प्लांटेड का मतलब ही फेक न्यूज़ है। आज के दौर में यह हुआ है कि इस फेक न्यूज़ ने बहुत ही खतरनाक और डरावनी शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से नफरत बढ़ रही है, हेट्रेड बढ़ रही है, और दूरियां, समाज का ताना बाना बिखर रहा है और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ये फेक न्यूज़, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग अभी मानने लगे हैं कि भले ही मेरी छोटी सी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले लोग, मेरे दोस्त, अब वो हर खबर को ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं करते। वो उनके पास एक ऑथेंटिक खबर होती है, उनको लगता है ये ऑथेंटिक खबर है। अखबारों की खबरें को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, तो वो खबर है, उसमें लॉजिक है, उसमें स्टोरी है, उसी खबर को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हर तरह की खबर को फॉरवर्ड करना लोगों ने बंद कर दिया या कम कर दिया है। तो ये चीज़, इसका इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि अब आपकी, एक लेक्चरर हैं कोई अलीगढ़ में, उनका कहना है कि साहब, जब से आपके नेटवर्क के साथ हम जुड़े हैं, मेरा जो अपना जो लेक्चर्स हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, और जो मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, देखिए हम लोग समाज का हिस्सा हैं, समाज में रहते हैं। मुझे नहीं लगता हम में से कितने लोग आसमान की बातें करते हैं, गैलेक्सीज की बातें करते हैं, और जो सारे चांद सितारों की बातें करते हैं। हम समाज का हिस्सा, समाज की बातें करें, समाज में जो हो रहा है उसी की बातें करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो डिस्कशन का हमारा लेवल है, मेरा लेवल है, वो उसको मैं दूसरों से बेहतर पाता हूँ अपने आप में। जो करंट अफेयर्स में मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, और मैं अपनी बात लॉजिक के साथ और दलाइल के साथ रखता हूँ। अच्छा, अब मुझे इस बात का अंदाज है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि फैमिली, ख़ास तौर पर वाइफ की बीमारी, और बीमारी के फ़ौरन बाद वाले दिनों में आपने काम शुरू किया, तो इससे जाहिर है इमीडिएट जो फैमिली का हिस्सा होता है, वाइफ होती है, फिर बच्चे होते हैं, इन पर क्या कुछ, कैसा असर रहा? कितना वो आपके साथ कोऑपरेट करते थे या कितना उन्हें उलझन होती थी? वो हालांकि वो खुद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आपने भी कुछ महसूस तो किया होगा। और अब जब आपने ब्रेक लिया है या बंद किया है, जो भी आप इसका नाम लें, अब फैमिली किस तरह से रिएक्ट कर रही है? बच्चे तो, जब मैंने शुरू किया, बच्चों को मैंने अखबारात की आदत डाली शुरू से। मैंने कहा, बेटा, मेरी बेटी है अलीज़ा, उसको मैंने कहा कि आप अखबार पढ़िए रोज़, मैं 10 रुपये रोज़ आपको दूंगा एक अखबार पढ़ने के। बेटे को भी मैंने कहा, दोनों बच्चों ने अखबार पढ़ना शुरू किया। जब भी उनको मौका लगा अखबार पढ़े। और अब जो बेटी है, उसके लिए जो मेरी PDF फाइल है, उसको लगता है वो ज़्यादा यूज़फुल है उसके लिए। वो रोज़ाना पढ़ती है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, दूसरे टेस्ट की तैयारी है, उसमें उस 25 क्लिपिंग्स हैं, उसको लगता है ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। तो बच्चे इस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं। उनको लगता है ये काम बहुत यूज़फुल है समाज के लिए, सबके लिए। मेरी वाइफ ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इन 5 सालों में, जब उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बीमारी के बाद। इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये कॉज है, सोशल कॉज है, इसके लिए कुछ तो कुर्बानी हमें देनी पड़ती है। अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही है इस दौरान, इस पीरियड में, जबकि मेरे साथ हेल्थ चैलेंजेस थे, दूसरे चैलेंजेस थे। मेरी वाइफ का ये कहना था कि आप करिए काम, लेकिन अपनी हेल्थ को इस तरह से नेग्लेक्ट मत करिए, जो हमारे लिए
मुश्किल पैदा करे और हमें परेशानी हो। कई बार मुझे लगता था, खास तौर से जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, 3 बार इमरजेंसी में गया हॉस्पिटल में, तो मुझे गिल्ट भी होने लगा बाद में। कई बार मुझे लगा तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो अपने पैशन को लेके, तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है कि फैमिली कुछ हो जाएगा तुम्हें तो फैमिली का क्या होगा। तो मुझे गिल्ट भी होने लगा आखिरी इन दिनों में कि मैं ये क्या कर रहा था, लेकिन मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पा रही थी। मेरी ज़िंदगी खबरों के अलावा सारा जो इर्द गिर्द खबरों के घूमती है और मैं इसके अलावा कुछ और सोच नहीं पाता। अच्छा, आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही कि पैशन को कभी कभी गिल्ट भी महसूस होता है। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। हम भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, किन हालात में चलाते हैं वो लोग देखते हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी जितना काम हम कर पा रहे हैं मैं अकेला बैठ करके करता हूँ, और ये पैशन ही होता है जो काम करता है। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग, आप या मैं हूँ या कुछ और लोग हों, वो इंडिविजुअल सतह पर अपनी सकत भर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करते हैं और वो चले जाते हैं। वो सीन से हट जाएं या काम छोड़ दें या उनकी सिचुएशन ऐसी हो, जैसे आपके साथ भी ये हुआ है। इस किस्म के कामों को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए, देखिए, इंसान इंडिविजुअल आज ठीक है, कल उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, परसों इस दुनिया में नहीं रहेगा, सबके साथ होना है, ये हकीकत है। तो आखिर ये एक इंसान कब तक कुर्बानियां देते हुए चले जाएंगे, और समाज बेहिसी के साथ तारीफ तो करता है कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कोई आगे नहीं आता। आपको इस चीज को आप किस तरह से, मतलब इसमें मेरी भी फीलिंग है जो मैं बता रहा हूँ। तो जब तक कोई भी चीज इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो उसकी बका की कोई गारंटी नहीं होती। वो आज है कल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन क्या वाकई जो आप काम कर रहे थे वो उस काम की जरूरत नहीं है? अगर उसकी काम की जरूरत है तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज और परमानेंसी उसमें कोई चीज होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या है? इस सिलसिले में मैंने अपने दोस्तों को यही कहा कि देखिए, अगर मेरा काम अगर ऐसे ही है, मतलब आपको यूजफुल, सिर्फ मेरा पैशन है ये, तो ये तो 1000 दिनों में या अगले 5 साल के बाद जो है इसमें ब्रेक आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये आप सबके लिए बहुत यूजफुल है, तो जाहिर है कि इंडिविजुअल की लाइफ तो लिमिटेड होती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे साथ भी हुआ, कुछ भी हो सकता था, और मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ये बीड़ा कौन उठाएगा? अगर इस पीरियड में 1000 दिनों के पीरियड में या पिछले कुछ टाइम में जो 5 साल से पहले अगर ये कुछ लोग आगे आते और इसको एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर देते तो ये चीज़ ज़्यादा यूजफुल होती। मैं ये समझता हूँ कि लोग मीडिया हाउस की बात करते हैं कि हमारा एक मीडिया हाउस होना चाहिए। मीडिया हाउस जरूर हो, आप करिए, लेकिन उसमें सैकड़ों करोड़ की जरूरत होगी। उसमें आपको सरकार से परमिशन भी लेनी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो आप जरूर करिए अगर आपके हालात ऐसे हो, फंडिंग हो जाए और इतने रिसोर्सेज हो तो जरूर करिए। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है तो ये जो मॉडल है जो अल्लाह ने मेरे जरिए मुझसे काम लिया, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसको अब नेशनल मीडिया में अगर आप देखें, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टेलीग्राफ हो, या डेक्कन क्रॉनिकल हो, ट्रिब्यून हो, या क्विंट हो, या वायर हो, या एनडीटीवी हो, इसमें जो अनबायस्ड मीडिया है, इस पे जो खबरें आती हैं यही तो खबरें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जो समाज में क्रिएटिव जो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, ये तो खबरें होती हैं। आपका अपना मीडिया हाउस होगा भी तो इससे ज़्यादा आप कौन सी स्टोरी ला सकते हैं जो ये लोग हमारे जो अच्छे जहन के, सेकुलर जहन के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो हम, अब क्विंट में एक स्टोरी आई हाफिज जुनैद की, अगर मैं बात करूं, उसकी मदर का बयान आया, उसकी माँ का, कि अगर उसके सर पे टोपी ना होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता।
आपको हिडन स्टोरी की है। अब इससे ज्यादा आपका मीडिया हाउस क्या कर सकता है? यही करेगा वो, इससे ज्यादा नहीं। तो वो भी करिए आप बड़े पैमाने पे, उसको कोई नहीं रोक रहा, जरूर करिए। लेकिन सरेदस्त आप ये कर सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन बना के, एक छोटी सी टीम 10-20 लोगों की टीम बना के आप शुरुआत करिए। इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। मैं जब सिंगल हैंडेडली 20-25 अखबार स्कैन कर सकता हूँ 5-6 घंटे में सुबह में, और दिन में जो है ढेरों ब्रेकिंग न्यूज़ और सारी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं शेयर कर सकता हूँ, लिंक शेयर कर सकता हूँ, तो मेरी जगह एक 8-10 लोगों की टीम क्या नहीं कर सकती है। जब एक इंस्टीट्यूशन होगा वो 100 अखबार स्कैन कर सकती है, 150 स्टोरीज आपके इंटरेस्ट की वो सेलेक्ट करके उसको डिसेमिनेट कर सकती है। तो ये कितना बड़ा काम हो सकता है, आप सोचिए इस पे और आगे आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 1000 दिन में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, 5 साल में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये काम किसी पैसे के लिए, अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए किया ही नहीं है। ये तो मेरा शौक और मेरा पैशन था और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप आइए, इंस्टीट्यूशन बनाइए, पूरा कंट्रोल आपका हो, मैनेजमेंट आपका हो, फंडिंग आपकी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे तो आप जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम हम आप मुझसे ले लीजिए। ये बहुत ही अहम बात है और इस पर गौर करना चाहिए। नहीं तो न मालूम हमारे पास कितने शफीकुल हसन आए, उन्होंने काम किया और चले गए। बहुत लोग हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसी तरह से इस वक्त जिस तरह से यूट्यूब या दूसरे ज़रिए से जो वीडियोस के ज़रिए लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक खबरें लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं वीडियो के ज़रिए भी। और जो क्लिपिंग्स का जो ज़रिया आपने अपनाया वो बहुत ही अहम है, बहुत अच्छा काम आपने किया है। नो डाउट आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल सेहत, अपना कारोबार, मुझे जैसा कि मालूम है कि आपकी इतना अच्छा कारोबार, उस पर भी असर पड़ा है बहुत। और ये आपकी कुर्बानी का जज्बा, लेकिन कितने लोगों को और कुर्बान करेगा ये समाज, कितने लोग और कुर्बान होकर के चले जाएंगे और लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या काम होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर इस बात की बहुत कमी है कि संजीदगी से चीज़ों को नहीं सोचते। कॉन्फ्रेंस से करते हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, उसमें बहुत बड़े पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे काम करना जो है वो सबसे अहम होता है। मैं समझता हूँ आपकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँची हैं, पहुँचेंगी और उस पर गौर करेंगे। कोई और ख़ास पहलू अगर रह गया हो तो आप बता सकते हैं। ये अभी जो मैंने 24 जून को 5 साल पूरे किए हैं, उसके बाद से वो सिलसिला तारीफ़ों का, अप्रिशिएशन का मतलब रुक नहीं रहा है। वो सिलसिला, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अभी 1/4 भी शेयर नहीं कर पाया, मैं जवाब भी नहीं दे पाया। ये तो खैर लोगों की मोहब्बत है, नो डाउट। मैं इस मोहब्बत के लिए हमेशा आप सबका एहसानमंद रहूँगा। ये किताब है, ये आपकी मोहब्बत है, इस पर सब कुछ है। ये आपका अप्रिशिएशन है, सब बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे लिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप इसको ब्रेक अपना छोटा रखिए, इसको लंबा ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि हम सबको इसकी आदत हो गई है। और जैसे आपको इसका एडिक्शन है, वैसे ही हमें इसकी आदत है। और वाकई मुझे भी लग रहा है कि मैं सुबह की जब मैं उठता हूँ और अखबारात देखता हूँ तो मैं कोर्टयार्ड से अखबारात अंदर तो रख देता हूँ, लेकिन मैं उसको स्कैन नहीं कर पा रहा, जो कि वो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटी मेरी सेहत है और मेरा कारोबार है। सेहत मेरी ख़राब हो गई है। ज़िंदगी में कभी इतनी दवाएं मैंने नहीं ली जो इस पीरियड में 5 सालों में लिए, ख़ासतौर से आखिरी 2.5 सालों में। तो मैं दवाएं मैं कम करना चाहता हूं या ख़त्म करना चाहता हूं। इसके अलावा जो मेरा कारोबार है एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग का, वो ट्रैक से ज़ाहिर है अब 6-7 घंटे अगर मैं इस काम में लगाऊंगा तो वो हट गया है। उसको मुझे ट्रैक पे लाना है, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है और बिजनेस भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ फैमिली के लिए जो टाइम है वो भी ज़रूरी है। तो मैं ये अभी मेरा फोकस हेल्थ है, बिजनेस है। उसके अलावा मैं अखबारों से दूर तो जा नहीं सकता। देखिए इतना तय है, अखबार मुझे पढ़ना है। आज भी मैंने नजीब जंग साहब की एक इंटरव्यू इनकलाब में आया,
वो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको क्लिक किया, और जो तालीमी कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी इस सिलसिले में, और वो मैंने उनके साथ शेयर किया और कुछ और लोगों के साथ शेयर किया। तो इससे तो मैं नहीं रह पाऊंगा, करता रहूंगा, लेकिन जहाँ तक उस पैशन, उस शिद्दत के साथ काम करने का सवाल है, अब मैं चाहूंगा कि आगे जो काम करूं मैं एक टीम के साथ काम करूं, क्योंकि अकेले तन्हा अब ये काम करना मेरे लिए आसान नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है, और वाकई एक मोड़ जिंदगी में ज़रूर ऐसा आता है कि इंसान अपनी दूसरी ज़रूरतों की वजह से, मजबूरी की वजह से अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा किया, 5 साल तक आपने काम किया, हम आपको एक बार फिर मुबारकबाद भी देते हैं। शुक्रिया। और जर्नलिज्म का बिल्कुल नए किस्म का ये तजर्बा हुआ, ये बहुत ही अहम बात है। और जिस तरह से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जितने मुझ तक भी पहुंचे हैं, उनको देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई आपका काम मुख्तलिफ जगहों पर, मैंने भी कई बार अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खबर देख करके फिर मैं उस खबर तक गया हूँ, वो भी मैंने किया है। ख़ास तौर पे जो मुझे ताज़ा याद है वो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट जो शीरीन अबू अक्ले का जो कत्ल किया गया इजरायली फौज के ज़रिए, वो स्टोरी पहले मैंने आपके यहाँ देखी थी, फिर मैंने उस पर काम किया। तो ये बहुत लोगों को, मुझे याद है शकील शमसी जिस वक्त एडिटर थे, उन्होंने भी इस किस्म का मैसेज आपको कभी डाला था कि पहले मैं आपकी क्लिप पढ़ता हूँ, उसके बाद में जी तो ये जर्नलिस्ट को भी हेल्पफुल रहा। महमूद मदनी साहब ने भी लिखा है कि हम आपकी खबरों से फायदा उठाते हैं और आपकी खबरों पे हम एक्शन लेते हैं, हमारी टीम एक्शन लेती है, वो जो लीगल टीम। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शफीकुल हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों को, खास तौर पर जर्नलिस्ट्स को और जो दूसरे समाज के जिम्मेदारान हैं, उनसे फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि इस पर ज़रूर गौर करें कि इंडिविजुअल्स अपनी कुर्बानियाँ दे करके कब तक जाते रहेंगे, क्यों इंस्टीट्यूशंस नहीं बनती, क्यों उसमें मजबूती नहीं आती, क्यों उसमें बका नहीं रहती। इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली नस्लों को शायद इन कामों की अब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शफीकुल हसन साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगी तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।